नमस्कार, आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। आपके साथ मैं हूं अंकिता। सबसे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। कड़ी सुरक्षा के बीच झारखंड में चौथे दौर का मतदान जारी। 15 विधानसभा सीटों पर 44% से ज्यादा वोटिंग। 2 मंत्रियों समेत कुल 221 उम्मीदवार मैदान में। प्रधानमंत्री की लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान में भाग लेने की अपील। सुप्रीम कोर्ट में नागरिकता कानून से जुड़ी सभी याचिकाओं की सुनवाई बुधवार को। अदालत ने कहा, हिंसा हुई तो नहीं सुनेंगे याचिका। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का किसी को नहीं है अधिकार। बजट पूर्व बैठकों का सिलसिला शुरू। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की स्टार्टअप, फिनटेक और डिजिटल क्षेत्र जैसी नई अर्थव्यवस्था के हितधारकों के साथ बैठक। अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने पर चर्चा। देश में निवेश की बढ़ी रफ्तार। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास का बयान। कहा, ग्रोथ बढ़ाने के लिए ब्याज दर में कटौती के अलावा लिक्विडिटी को बढ़ाया गया। और देश आज मना रहा है विजय दिवस। आज ही के दिन 1971 में भारत ने पाकिस्तान पर पाई थी विजय। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने सैनिकों के साहस, शौर्य और पराक्रम को किया नमन। झारखंड विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में मतदान जारी है और इस चरण में धनबाद, देवघर, गिरिडीह और बोकारो जिलों के 15 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जा रहे हैं। इस दौर में राज्य के 2 मंत्रियों समेत कुल 221 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। सुबह 11 बजे तक 28% से ज्यादा मतदान की खबर है। ये तस्वीर झारखंड के अलग अलग इलाकों की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मतदान को लेकर लोगों के बीच खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लोग अपनी बारी का इंतजार करते नजर आ रहे हैं। महिलाओं, बुजुर्गों और युवा मतदाताओं में मतदान को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। नक्सल पीड़ित बगोदर, जमुआ, गिरिडीह, डुमरी और टूडी निर्वाचन क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से ही वोटिंग जारी है, जो शाम 3 बजे तक जारी रहेगी। जबकि बाकी 10 निर्वाचन क्षेत्रों में शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बल की 27 कंपनियों को तैनात किया गया है। इसके अलावा राज्य सरकार के 10,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों की भी ड्यूटी लगाई गई है। हेलीकॉप्टर के जरिए मतदान प्रक्रिया पर नजर रखी जा रही है। मतदान के दौरान असामाजिक तत्वों की घुसपैठ को रोकने के लिए झारखंड से जुड़ी बिहार और पश्चिम बंगाल की सीमा को सील कर दिया गया है। वहीं 6101 मतदान केंद्र यहां पर बनाए गए हैं। इसमें 183 मतदान केंद्र आदर्श मतदान केंद्र हैं। 70 मतदान केंद्र ऐसे हैं जिसमें कि सारे मतदान कर्मी महिलाएं हैं। 2122 मतदान केंद्रों पर ब्रॉडकास्टिंग की व्यवस्था की गई है। 587 मतदान केंद्र अति संवेदनशील घोषित किए गए हैं। चौथे चरण में राज्य के 2 प्रमुख मंत्रियों समेत कुल 221 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। मधुपुर सीट पर राज्य के श्रम मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार राज पालीवार का मुख्य मुकाबला झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार हुसैन अंसारी से है। वहीं चंदन कियारी सीट पर मुख्य मुकाबला राजस्व मंत्री अमर कुमार बावरी और आजसू के उम्मीदवार उमाकांत रजक के बीच होने की संभावना है। झारखंड विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में मतदान जारी है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि झारखंड विधानसभा चुनाव में आज चौथे दौर के लिए मतदान हो रहा है। सभी मतदाताओं से मेरा निवेदन है कि वो अपना वोट अवश्य डालें और लोकतंत्र के इस पावन पर्व के भागीदार बनें। इस बीच झारखंड में 5वें चरण के चुनाव के लिए प्रचार चरम पर है। सभी पार्टियों के दिग्गज चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और उसके सहयोगियों पर आरोप लगाया है कि वो नागरिकता अधिनियम को लेकर तूफान खड़ा कर रहे हैं। झारखंड के दुमका जिले के
कल एक जनसभा में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि देश के कुछ भागों में आगजनी और अशांति का कारण विपक्षी पार्टियां ही हैं। भारत की दोनों सदनों ने भारी बहुमत से इन गरीबों के लिए निर्णय किया, नागरिकता का निर्णय किया। लेकिन ये कांग्रेस वाले और उसके साथी क्या कर रहे हैं? हो हल्ला मचा रहे हैं, तूफान खड़ा कर रहे हैं और उनकी बात चलती नहीं है तो आगजनी फैला रहे हैं। कांग्रेस के लोग, उनके साथी, हमारे विरोध करने वाले लोग, अगर समझ सकते हो तो समझो, आप ये जो कुछ कर रहे हो, आप लोग जो हो रहा है उसको मुक्त समर्थन दे रहे हो। आज जो ये आगजनी फैलाने के प्रयास हो रहे हैं उसको आप आंखें बंद कर करके मुंह मोड़ लेते हो। देश उन्हें देख रहा है और देश का विश्वास पक्का हो जा रहा है। इन दृश्यों को देख करके पक्का हो रहा है कि मोदी ने, देश की पार्लियामेंट ने, भारत की सरकार ने नागरिकता का कानून बना करके देश को भी बचा लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र और झारखंड सरकार ने आम लोगों के चहुमुखी विकास के लिए कई कल्याणकारी उपाय और कार्यक्रम शुरू किए हैं। साथियों, झारखंड के लोगों के लिए, अपने आदिवासी भाइयों बहनों के जीवन को आसान बनाने के लिए भाजपा के प्रयास हमारी नियत और हमारे सेवा भाव के जीते जागते सबूत है। यही सेवा भाव आपके जल, आपके जंगल और आपके अधिकार को सुरक्षित करने की गारंटी देते हैं। भाजपा की सरकार आपको पूछे बगैर, आपकी अनुमति के बगैर कोई भी कदम नहीं उठा सकती। जनहित, जनभावना और आपकी इच्छा के साथ ही आपकी इच्छा ही ये हमारे लिए सर्वोपरि है। केंद्र सरकार ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि नागरिकता संशोधन विधेयक किसी मजहब या व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। जी किशन रेड्डी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। जो भी होगा शांतिपूर्वक होना चाहिए। हिंसा स्टेट कैपिटल में होना बहुत गलत है। पब्लिक प्रॉपर्टीज, प्राइवेट प्रॉपर्टीज डैमेज करना ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। सभी लोगों से यही बोलता हूँ, देश में शांतिपूर्वक रहना चाहिए। ये क्या अब कोई मज़हब के खिलाफ, कोई व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। जो 2014 से पहले कुछ देशों से जो लोग भारत में आए, वो लोगों को सिटीजनशिप देने का काम है, मगर कोई व्यक्ति के खिलाफ, कोई मज़हब के खिलाफ, कोई रिलीजन के खिलाफ, कोई कास्ट के खिलाफ ये कानून नहीं है। नागरिकता संशोधन कानून 2019 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 18 दिसंबर को सुनवाई करेगा। कांग्रेस समेत कई दलों ने कानून की वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। याचिकाकर्ताओं ने नागरिकता संशोधन कानून के लागू होने के बाद देश के मौजूदा हालात को देखते तुरंत सुनवाई की अपील की गई थी। वहीं नागरिकता संशोधन कानून का विरोध कर रहे छात्रों पर पुलिस कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट से संज्ञान लेने की अपील की गई। मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे ने कहा कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, हिंसा हो रही है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को 3 महीने के भीतर केंद्रीय और राज्य सूचना आयोगों में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति का आदेश दिया है। साथ ही सूचना के अधिकार कानून का दुरुपयोग रोकने के लिए दिशा निर्देश बनाए जाने की जरूरत बताई है। सूचना आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि सामने आया कि कुछ लोगों की ओर से मांगी गई सूचना से उनका कोई संबंध नहीं है। कई बार मांगी गई जानकारी, इसका इस्तेमाल आपराधिक मंशा
या ब्लैकमेल के लिए होने की आशंका रहती है और इसीलिए इसके लिए दिशा निर्देश बनाने की जरूरत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दिल्ली में अर्थव्यवस्था से जुड़े विभिन्न पक्षों के प्रमुखों के साथ बजट पूर्व परामर्श कर रही हैं। आज दिल्ली में नई अर्थव्यवस्था से जुड़ी संस्थाओं और पक्षकारों के साथ बैठक कर रही हैं। इसमें स्टार्टअप, फिनटेक और डिजिटल क्षेत्र जैसे नई अर्थव्यवस्था के हितधारकों के लोग शामिल हैं। बाद में वो वित्तीय क्षेत्र और पूंजी बाजार के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगी। बजट से पहले वित्त मंत्री देश के विकास को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक संगठनों, किसान संगठनों और अर्थशास्त्रियों से भी राय लेंगी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि रिजर्व बैंक आर्थिक नरमी, मुद्रास्फीति में वृद्धि, बैंकों और एनबीएफसी की वित्तीय हालत को ठीक करने के लिए जरूरी कदम उठाएगा। वहीं उन्होंने वैश्विक आर्थिक सुस्ती को दूर करने के लिए सभी विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाओं द्वारा समन्वित और समयबद्ध तरीके से कदम उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि उम्मीद है कि व्यापार को लेकर अमेरिका चीन के बीच समझ बनी रहेगी और आगे और मजबूती होगी। उन्होंने ये भी कहा कि निवेश की पटरी पर लौटने के संकेत दिखने लगे हैं। स्थायी खाता संख्या यानी कि पैन को इस साल 31 दिसंबर तक आधार से अनिवार्य रूप से जोड़ना होगा। आयकर विभाग ने कल इस बारे में सार्वजनिक सूचना जारी की है। विभाग ने कहा है कि बेहतर कल के लिए आयकर सेवाओं का लाभ लेने को पैन को आधार से जोड़ने का काम 31 दिसंबर 2019 तक पूरा कर लें। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने सितंबर में जारी आदेश में पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा बढ़ाकर 31 दिसंबर की थी। इससे पहले ये समय सीमा 30 सितंबर थी। सीबीडीटी आयकर विभाग के लिए नीति बनाता है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल सितंबर में केंद्र की प्रमुख आधार योजना को संवैधानिक रूप से वैध ठहराते हुए व्यवस्था दी थी कि आयकर रिटर्न दाखिल करने और पैन के आवंटन के लिए बायोमेट्रिक पहचान संख्या अनिवार्य होगी। आयकर कानून की धारा 139 AA2 कहती है कि जिस भी व्यक्ति के पास 1 जुलाई 2017 तक पैन है और वो आधार हासिल करने के पात्र हैं, तो उसे अपने आधार नंबर की जानकारी आयकर विभाग को अवश्य देनी होगी। महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया। सत्र के पहले दिन सदन में भारी गतिरोध हुआ। इसके चलते कार्यवाही बाधित हुई। बीजेपी विधायक भी मीपन सावरकर लिखी टोपियां पहनकर सदन में दाखिल हुए। उन्होंने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से अपने बयान पर माफी की मांग की। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उनकी पार्टी सदन के अंदर और बाहर इस मुद्दे को उठाएगी और वीर सावरकर का अपमान देश नहीं सहेगा। सभागृह में अगर बोलने नहीं दिया गया, वहां तो बोलने का प्रयास हम कर ही रहे हैं, लेकिन सभागृह के बाहर भी हम सावरकर जी का ये जो अपमान है, इसके खिलाफ राहुल गांधी को मजबूर करेंगे। जब तक वे माफी नहीं मांगते, महाराष्ट्र की जनता और देश की जनता राहुल गांधी जी को माफ नहीं कर सकती। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने आज अपनी पुस्तक 5 सालों का संसद सफर उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू को भेंट की। इसमें राज्यसभा सदस्य के रूप में उपसभापति हरिवंश के विचारों, कार्यों और योगदान का ब्यौरा है। उपराष्ट्रपति ने ट्वीट करके बताया कि पुस्तक में बहुत ही अच्छा संकलन है। उन्होंने कहा कि हरिवंश का कर्म और संदेश सभी सांसदों के लिए अनुकरणीय है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पुलिस बलों से महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों को लेकर ज्यादा सजग और संवेदनशील रहने का सुझाव दिया है। गुजरात के गांधीनगर में पुलिस समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने महिलाओं और बच्चों से जुड़ी अपराधों को लेकर तुरंत एफआईआर और विस्तार से पड़ताल की जरूरत बताई। गुजरात पुलिस को प्रेसिडेंट कलर्स से सम्मानित करते हुए उपराष्ट्रपति ने राज्य पुलिस में 33% महिला आरक्षण के कदम की तारीफ की। उन्होंने कहा कि पुलिस को ज्यादा सक्रिय, सेवा और जनता के लिए जवाबदेह होने से पुलिस व्यवस्था में जनता का विश्वास बना रहेगा। गुजरात दौरे के दूसरे दिन उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने रविवार को गांधीनगर में गुजरात पुलिस के समारोह में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने परेड की सलामी ली।
स्वर्ण अक्षरों से अंकित किया जाएगा। 59 सालों के बाद गुजरात पुलिस को अपनी काबिलियत पर, अपने फर्ज के प्रति अपनी निष्ठा के लिए, अपनी पुण्य शक्ति, अनुशासन, अत्याधुनिक तकनीक एवं उपराष्ट्रपति ने इस मौके पर गुजरात पुलिस को प्रेसिडेंट कलर्स से सम्मानित किया। अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराध पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराध बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे मामलों से निपटने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापना के साथ जांच के लिए पुलिस अधिकारियों की विशेष टीम बनाई जानी चाहिए और पुलिस कर्मियों को ऐसे काम करना चाहिए ताकि कोई महिला पुलिस की मदद लेने से न डरे। The rise in the number of crimes against women and children, especially heinous crimes, troubles me deeply. We have been hearing incidents here and there across the country. I want the political leadership of the country not to politicalize this and give a political color. Rape is a crime against women. It should be curbed with all the might without any discrimination. Police should register every complaint without exception and then complete investigation at the earliest and then start prosecution at the earliest. And the judiciary also must conclude the judicial inquiry and give punishment at the earliest so that such crime tendency can be curbed. It is important that we set up a special team of police officers to investigate such crimes. Our police stations must be safe havens for women and children who are in distress. They must feel protected inside its four walls. Their complaints must be handled with sensitivity. उपराष्ट्रपति ने गुजरात पुलिस के काम की सराहना की और कहा कि पुलिस के आधुनिकीकरण से कानून और व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी। उन्होंने आधुनिक अपराधों से निपटने के लिए मानव संसाधन की कमी को दूर करने, फॉरेंसिक और साइबर अपराध जैसे क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे में सुधार का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि कानून के प्रति सम्मान हमारी संस्कृति और जिंदगी का तरीका होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित, हथियारों की कम से संबंधित, सूचना और निगरानी से संबंधित चुनौतियों का सामना कर रहा है। सुरक्षा कर्मियों की कमी और भ्रष्टाचार पुलिस बलों के सामने बड़े चुनौती है। वर्तमान संसाधन और इंफ्रास्ट्रक्चर पुलिस बलों की जरूरत पूरा करने में सक्षम नहीं है। पुलिस विभाग में कर्मियों और मानव संसाधन की काफी कमी है। इसको जल्द से जल्द पूरा देश में पूरा करना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने अदालतों पर लंबित मामलों की बड़ी संख्या पर भी चिंता जताई और इससे निपटने के लिए अदालतों में बुनियादी ढांचे और मानव संसाधनों को बढ़ाने की जरूरत बताई। समारोह में गुजरात पुलिस के नए लोगों का भी अनावरण किया गया। इस मौके पर गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। राजकमल राव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने देश के युवाओं को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन, कार्य और सिद्धांतों से प्रेरणा लेने की नसीहत दी। रविवार को गुजरात के आणंद में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के 62वें दीक्षांत समारोह के मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि सरदार पटेल की दूरदर्शिता, एकता और अखंडता के संकल्प के लिए राष्ट्र हमेशा उनका कृतज्ञ रहेगा। सरदार पटेल आज भी देश भर में लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। Hard work, honesty, courage, forthrightness, firmness and steady resolve made Vallabhbhai the real Sardar. The leader, the youth of this country must draw inspiration from his stalwart's extraordinary life, his work, his principles and serve the nation with the same determination and selflessness. उपराष्ट्रपति ने युवाओं को नए भारत का निर्माता बताते हुए उनसे जाति और लिंग आधारित भेदभाव, सांप्रदायिकता और भ्रष्टाचार जैसी सामाजिक बुराइयों को खत्म करने के लिए नेतृत्व करने का आग्रह किया। Unity is the need of the hour. We may belong to different regions, we may belong to different religions, we may be speaking different languages, and we may be wearing different attire, we may be eating different foods, but we are all one. विविधता में एकता, भारत का विशेषता, अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना एक देश. This is very much required.
particularly when falciferous tendencies are being encouraged by certain people. When caste, creed, sex, religion and religion is being exploited by some people, there is every need for all of us to develop nationalism and to commit ourselves to the unity and integrity of the nation. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने रविवार को गुजरात के कच्छ में रण उत्सव का उद्घाटन किया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि कच्छ का रण संस्कृति, संस्कारों, शिल्प कला और प्रकृति के सौंदर्य का अद्वितीय संगम है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सदियों से गुजरात ने भारत की महान संस्कृति, पारंपरिक जीवन शैली और शिल्प और कलात्मक धरोहर का संरक्षण किया है। ये समृद्ध कच्छी संस्कृति और लोक परंपरा के कारण संभव हुआ है। रण उत्सव ने इस इलाके और गुजरात की सामाजिक आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यहाँ पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। यहाँ के पर्यटन से जुड़े स्थानीय और देश विदेश के लोगों को रोजगार और आर्थिक संपन्नता के अवसर मिले हैं। It is my great pleasure to attend this Ranotsav at Kutch. For centuries, Gujarat is housing and preserving the greatness and values of Indian arts, culture, handicrafts, heritage, and traditional lifestyle. It is made possible due to great contribution, Kutchi culture and living style of its people. मुझे यह भी ज्ञात हुआ कि गत वर्ष 3 महीना के रणोत्सव में 60 करोड़ रुपयों का व्यापार हुआ। मुझे विश्वास है कि इस व्यापार का एक बड़ा भाग स्थानीय शिल्पकारों, कारीगरों, छोटे व्यवसायों की लाभान्वित करेगा। मेरा आग्रह होगा कि इस क्षेत्र को देश के अधिकाधिक भागों से जोड़ा जाए, जिससे पर्यटकों के लिए यह पहुंचना अधिक सुगम हो सके। उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुजरात ने जहां अपनी लोक परंपरा के कारण महान संत और उद्यमी व्यापारी दिए हैं, जिन्होंने दुनिया भर की यात्राएं कर व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान की समृद्ध परंपरा विकसित की है, तो वहीं स्वाधीनता आंदोलन की भी राजधानी रहा, जिसने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और आधुनिक भारत के शिल्पी और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसी विभूतियां भी दी हैं। Gujarat has played a vital, central role in India's freedom movement. In fact, I consider Gujarat as the capital of India's freedom movement, as it is housing vital historical places like Sabarmati Ashram and Kachrab Ashram, where Pujya Bapuji has chalked out major strategies and plans for India's freedom movement that include famous Dandi March that the recently Gujarat has fulfilled Prime Minister Narendra Bhai's pledge of building world's tallest statue of 182-meter tall statue of unity of Sardar Sahib as befitting honor to him for his contribution in winning freedom for India and uniting India into one country by merging over 550 princely states into India. कच्छ रण उत्सव के उद्घाटन मौके पर उपराष्ट्रपति की मौजूदगी में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और अब बात करेंगे पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को लेकर खास पेशकश की।
संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में 2 सप्ताह तक मैड्रिड में चली मैराथन जलवायु वार्ता कल संपन्न हो गई। धरती के तापमान में असाधारण बढ़ोतरी को नियंत्रित करने के बारे में इस वार्ता में अहम चर्चा हुई। इसमें वैश्विक कार्बन बाजार पर कोई अंतिम फैसला नहीं हो सका और इसे अगले वर्ष तक के लिए टाल दिया गया है। वार्ता में दुनिया के करीब 200 देशों के प्रतिनिधियों ने सामूहिक घोषणा पत्र जारी किया। इसमें धरती के बढ़ते तापमान के लिए जिम्मेदार ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती और जलवायु परिवर्तन से प्रभावित गरीब देशों की मदद की बात कही गई। जलवायु परिवर्तन पर अगली वार्ता ग्लासगो में होगी। पर्यावरण संरक्षण से जुड़े संगठनों और कार्यकर्ताओं ने वार्ता में किसी अंतिम नतीजे में नहीं पहुंचने के लिए दुनिया के अमीर देशों की आलोचना की और कहा कि इन देशों ने गंभीर मुद्दे को बहुत ही हल्के से लिया। आज विजय दिवस है। आज ही के दिन 1971 में भारत ने पाकिस्तान पर विजय पाई थी। विजय दिवस के मौके पर राष्ट्रीय समर स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। रक्षा राज्य मंत्री श्रीपाद यसो नाइक ने राष्ट्रीय समर स्मारक जाकर शहीदों को नमन किया। इस दौरान तीनों सेना प्रमुख ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस युद्ध के बाद पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश नया देश बना था। इसी दिन पाकिस्तानी सेना के 93,000 जवानों ने आत्मसमर्पण किया था। ये युद्ध भारत के लिए ऐतिहासिक और हर देशवासी के दिल में उमंग पैदा करने वाला साबित हुआ। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट किया, विजय दिवस के अवसर पर भारतीय सेना के तीनों अंगों के अधिकारियों, सैनिकों, पूर्व सैनिकों और सभी के परिजनों का अभिनंदन किया। इसके अदम्य शौर्य, साहस और धैर्य ने 1971 के भारत पाक युद्ध की अविस्मरणीय गौरवशाली विजय गाथा लिखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके विजय दिवस पर भारतीय सैनिकों के साहस, शौर्य और पराक्रम को नमन किया और कहा कि 1971 में आज के दिन हमारी सेना ने जो इतिहास रचा वो सदा स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहेगा। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर कहा कि विजय दिवस के अवसर पर आज राष्ट्र देश के सशस्त्र बलों की अदम्य साहस और वीरता को सलाम करता है। हमें अपने सशस्त्र बलों पर गर्व है, जिन्होंने हर स्थिति में हमारे देश का बचाव किया है। हम उनके बलिदान और सेवा को कभी नहीं भूलेंगे। और अब बात करते हैं मौसम की। दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई इलाके शीतलहर की चपेट में हैं। अमृतसर में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, तो वहीं दिल्ली में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है। आइए नजर डालते हैं देश के अन्य प्रमुख शहरों के मौसम के हाल पर।